नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी उत्तराखंड का इतिहास। इस उत्तराखंड का इतिहास के अंतर्गत हम डॉक्टर अजय सिंह रावत की किताब उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास को यहाँ पर पढ़ रहे थे। इसकी हमने 4 क्लासें यहाँ पर पढ़ ली हैं। आज इसकी अगली क्लास है, जिसमें हम चंदवंश से संबंधित जो गरुड़ ज्ञान चंद है उसके बारे में हम यहाँ पर शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड, चंदवंश से भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो हम कुमाऊं के इस राजवंश को यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। जिन्होंने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, साथ ही साथ अपने नोट्स बना सकते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा, इसमें पहला टॉपिक है गरुड़ ज्ञानचंद। देखिए फ्रेंड, जो ये गरुड़ ज्ञानचंद है, इसका जो टाइम पीरियड हमें प्राप्त होता है 1365 से लेकर 1420 के मध्य। गरुड़ ज्ञानचंद इसको बाद में बनाया गया। पहले इसका जो मूल नाम था ज्ञानचंद फर्स्ट था। ज्ञानचंद जो पहला वाला है वही गरुड़ ज्ञानचंद है, क्योंकि बाद में इसको गरुड़ की उपाधि दी गई, जिस कारण इसको गरुड़ ज्ञानचंद नाम से जाना गया। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले इसकी उपाधि को लेकर यहाँ पर बात करेंगे कि इसको गरुड़ की उपाधि किसने दी है, कहाँ से ये ज्ञानचंद से गरुड़ ज्ञानचंद बना है। तो सबसे पहले होता क्या है, ये पहला चंद शासक था जो दिल्ली के शासकों के दरबार में दिल्ली के अंदर पहुंचता है। और दिल्ली में शासन किसका है, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश चल रहा है, और तुगलक वंश का शासक है फिरोज शाह तुगलक। तो पहला चंद शासक जो यहाँ से दिल्ली गया और फिरोज शाह तुगलक से जिसने भेंट की, तो वो कौन था, गरुड़ ज्ञानचंद था। देखिए फ्रेंड, यहीं से इसकी गरुड़ की उपाधि का हमें उल्लेख भी मिलता है। कई राइटर मानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समय इसने उड़ते हुए गरुड़ को तीर मारा था, फिर फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी है। कई लोग कुछ और मानते हैं, बट इतना जरूर है कि फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी है। तो यहाँ पर प्रश्न आएगा, गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी है, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने दी है। देखिए फ्रेंड, जो ये गरुड़ ज्ञानचंद था, इसका जो राजचिन्ह था वो क्या था, गरुड़ था, जिस कारण इसको बताया गया ये विष्णु का उपासक रहा होगा। यानी कि धार्मिक दृष्टि से ये भगवान विष्णु को मानने वाला होगा, क्योंकि जो गरुड़ है किसका वाहन है, विष्णु का वाहन है, और गरुड़ ज्ञानचंद का राजचिन्ह भी है और इसकी उपाधि भी है, जिस कारण इसको बताया गया ये विष्णु का उपासक था। तो प्रश्न ये आएगा कि गरुड़ ज्ञानचंद का राजचिन्ह क्या था, वो गरुड़ था, जबकि हमें पता है चंदों का जो राजचिन्ह है वो क्या था, गाय था। अगला जो इसके टाइम पीरियड के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो इसका एक ताम्रपत्र हमें प्राप्त होता है, सेरा खड़कूट। जो सेरा खड़कूट है ये पिथौरागढ़ के अंदर एक जगह है, यहाँ से इसका एक ताम्रपत्र हमें प्राप्त होता है, जिसमें विजयबम और ज्ञानचंद इन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से एक भूमि को दान दिया गया है। यानी कि इनके द्वारा भूमि दान देने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, कहाँ से, तो सेरा खड़कूट ताम्रपत्र पिथौरागढ़ से। देखिए फ्रेंड, जो ये सेरा खड़कूट ताम्रपत्र है, इसमें जो ज्ञानचंद है यानी कि गरुड़ ज्ञानचंद है, इसकी जो उपाधि है राजाधिराज महाराज की उपाधि इसको दी गई है, जबकि जो विजयबम है इसको कोई भी उपाधि यहाँ पर नहीं दी गई है। जिसके आधार पर इतिहासकारों ने माना है कि ये जो विजयबम है ये ज्ञानचंद के अधीन यहाँ पर काम करता होगा, जिस कारण महाराजाधिराज या राजाधिराज किसको कहा गया है, ज्ञानचंद को यहाँ पर कहा गया है। इसी के साथ साथ एक ताम्रपत्र हमें इन दोनों से संबंधित और प्राप्त होता है, जिसका नाम है मजेड़ा ताम्रपत्र। तो मजेड़ा ताम्रपत्र का संबंध किससे है, तो सोर के शासक विजयबम से है। तो सोर यानी कि पिथौरागढ़ को कहते हैं, पिथौरागढ़ का पुराना नाम है। तो सोर का शासक कौन था, विजयबम था। तो सोर के शासक विजयबम का उल्लेख मिलता है और उसकी एक उपाधि मिलती है श्री राजा विजयबम। यानी कि यहाँ पर भी कन्फर्म होता है, इसको महाराजाधिराज उपाधि नहीं दी गई है, और इसको सिर्फ कौन सी उपाधि दी गई है, तो श्री राजा की उपाधि दी गई है। यानी कि हम कह सकते हैं जो विजयबम है या विजय ब्रह्म है वो किसके अधीन काम करता होगा, ज्ञानचंद के अधीन काम करता होगा। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हमें मिलता है कि ज्ञानचंद की जो ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुए, चाहे वो सोर से प्राप्त हो, चाहे सेरा खड़कोट हो, है ना, चाहे मजेड़ा हो, इन ताम्रपत्रों के आधार पर जो सोर का विजेता है वो किसको बताया गया है, ज्ञानचंद प्रथम को बताया गया है, ना कि भारती चंद को। क्योंकि बहुत सारे राइटर मानते हैं सोर यानी कि पिथौरागढ़ को सर्वप्रथम किसने जीता है, भारती चंद ने जीता है। जबकि हमने क्या पढ़ा है, ज्ञानचंद और विजयबम दोनों के द्वारा भूमिदान दी गई है, और ज्ञानचंद को महाराजाधिराज यानी कि सबसे बड़ा राजा बताया गया है, और विजयबम को वहाँ का शासक बताया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ज्ञानचंद के अधीन कौन काम करता होगा, तो विजय ब्रह्म काम करता होगा। तो सोर को जीतने वाला पहला शासक कौन था, तो ज्ञानचंद था। ये पॉइंट भी याद रखना है। इसी के साथ साथ हमें ज्ञानचंद का एक और ताम्रपत्र प्राप्त होता है, जिसका नाम है गोबासा ताम्रपत्र, जो कि सन 1418 ईस्वी का हमें प्राप्त होता है। देखिए फ्रेंड, इस ताम्रपत्र के अनुसार जो ज्ञानचंद है इसके द्वारा कुजौली गांव देवराज तिवारी को यहाँ पर दान दिया जाता है।
तो प्रश्न आपको ये याद रखना है, गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो ज्ञानचंद से है। और गोबासा ताम्रपत्र कब का है? तो 1418 ईस्वी का है, जो कि पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है। देखिए फ्रेंड, जो हमने पढ़ा था सेरा खड़कूट ताम्रपत्र, जिसमें विजयबम और ज्ञानचंद द्वारा संयुक्त भूमि संकल्प लिया गया है या दान दिया गया है, तो ये किससे संबंधित है? ज्ञानचंद से संबंधित है। तो इस सेरा खड़कूट ताम्रपत्र के आधार पर हमें इसका शासनकाल पता लगता है कि इसका शासनकाल 1365 से लेकर 1420 तक इसका शासन हुआ करता था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि सेरा खड़कूट ताम्रपत्र किसका है? तो वो भी ज्ञानचंद प्रथम का है। देखिए फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे विक्रम चंद, जिनका टाइम पीरियड 1423 से लेकर 34 के मध्य मात्र 10 साल इन्होंने शासन किया है। तो इनके समय का कुछ ज़्यादा उल्लेख है नहीं, बस इतना याद रखना है। बालेश्वर मंदिर जो कि चंपावत के अंदर है, वहाँ से एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है जो किसका है? राजा विक्रमचंद का है, जिसमें ये बताया गया है कि जो बालेश्वर मंदिर है इसका जो कार्य पूर्ण करवाया है वो विक्रमचंद ने करवाया है, जबकि ये बनाया किसने था? उद्यान चंद ने ये बनवाना शुरू किया था। तो प्रश्न आएगा, बालेश्वर मंदिर चंपावत का निर्माण किसने कराया है? तो उद्यान चंद ने कराया है, जबकि उसका कार्यपूर्ण किसने कराया है? तो विक्रम चंद ने उसका कार्यपूर्ण कराया है। तो ये 2 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। अगला जो शासक है वो भारती चंद, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट राजा होता है। ये कुमाऊं को नेपाल की दास्ता से छुटकारा दिलाता है। देखिए फ्रेंड, जो भारती चंद है इसका सबसे पहले टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1437 से लेकर 77 तक इसने शासन किया है। इसके बारे में जो हमें उल्लेख मिलता है, ये एक लोकप्रिय, साहसी एवं राजोचित गुणों से युक्त शासक था, यानी कि राजाओं के इसमें सारे गुण थे जो एक राजा के अंदर होने चाहिए। देखिए फ्रेंड, इसके इन्हीं गुणों के कारण इसके जो पवाड़े हैं कुमाऊं इतिहास में आज भी प्रसिद्ध हैं, यानी कि पवाड़ों के माध्यम से जो गीत गाए जाते हैं, भारती चंद को याद किया जाता है, तो वो पवाड़े आज भी प्रसिद्ध हैं। अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि भारती चंद ने एक वीरांगना, यानी कि एक महिला थी, अपने आप में एक योद्धा हुई है ना, तो उसके साथ द्वंद्व युद्ध का उल्लेख मिलता है कि भारती चंद ने वीरांगना भागा द्योनान के साथ द्वंद्व युद्ध यहाँ पर किया था। अगर कभी प्रश्न आया कि वीरांगना भागा द्योनान के साथ किस चंद शासक का द्वंद्व युद्ध हुआ है, तो वो भारती चंद का द्वंद्व युद्ध हुआ है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला जो पॉइंट इसके बारे में याद रखना है, इसने कुमाऊं को नेपाल की दास्ता से यहाँ पर मुक्त कराया है। जब हम सोमचंद पढ़ा रहे थे तो हमने उसमें बताया था कि जो सोमचंद है वो एक मांडलिक राजा है। मांडलिक क्या होता है? जो किसी के अधीन काम करता है। तो इस सब के बारे में हमने बताया था। तो सोमचंद से लेकर भारती चंद से पहले जो विक्रमचंद हुआ है, यहाँ तक के शासक नेपाल को टैक्स देते हैं। नेपाल के अधीन ये मांडलिक राजा है, यानी कि उनके अधीन काम करते हैं। तो अब भारती चंद आएगा तो भारती चंद क्या करता है? समस्त जातियों की एक सेना बनाता है और नेपाल पर अटैक करता है, और नेपाल के शासक जयमल या लक्ष्मण को हराकर कुमाऊं को नेपाल की दास्ता से मुक्त कराता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। कुमाऊं का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो वो भारती चंद था। क्यों? क्योंकि इसने कुमाऊं को नेपाल की दास्ता से यहाँ पर मुक्त कराया था। अगला पॉइंट जो इसके बारे में आपको याद रखना है, जब इसने समस्त जातियों की एक सेना बनाई है, नेपाल पर अटैक किया है, तो उसी समय नायक जाति की उत्पत्ति हुई है। जो कुमाऊं के अंदर नायक जाति हुआ करती थी, तो उसकी उत्पत्ति कब हुई है? भारती चंद के सैनिक जब नेपाल पर आक्रमण करते हैं तो उनकी जो अवैध संतान है, नेपाल की महिलाओं के साथ अवैध संतानें थी, उन्हीं को नायक जाति का यहाँ पर रूप मिलता है, उन्हीं को नायक जाति के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए बाद में ब्रिटिश सरकार नायक बालिका रक्षा अधिनियम 1929 में पास करती है। तो ये वही था, है ना। तो अगला जो है, भारती चंद के समय 1451-52 में इसने नेपाल पर 12 वर्षों तक घेरा डाला था, जिस कारण ये क्वेश्चन आता है किस शासक ने नेपाल के साथ 12 वर्षीय युद्ध लड़ा है? तो वो भारती चंद ने लड़ा है। और कब जीता है? 1451-52 में ये युद्ध जीता है। अब इसके समकालीन शासक की बात करें तो समकालीन नेपाल नरेश कौन था? जयमल या यक्ष्मल था, जैसा हमने बताया है, इसने इसको हराया है। और इसी के साथ साथ जो सीरा का शासक था, सीरा यानी कि डीडी हाट, ये पॉइंट भी याद रखना है। डीडी हाट का पुराना नाम क्या है? सीरा है। डीडी हाट कहाँ है? तो पिथौरागढ़ के अंदर है। तो जो सीरा का सीकदार था या शासक था वो कौन था? बली नारायण मल। इसको भी ये परास्त करता है और अपने अधीन लाता है। इसी के साथ साथ जो सीरा के मल थे, मल यानी कि जो नेपाली शासक हुए हैं, तो सीरा के जो नेपाली शासक यानी कि मल शासक थे, इनका यहाँ से सबसे प्राचीनतम एक ताम्रपत्र मिलता है। तो प्रश्न ये आएगा, सीरा से मलों का प्राचीनतम ताम्रपत्र कब का प्राप्त हुआ? तो 1353 ईस्वी का प्राप्त हुआ। यही चीज़ अगर हम सोर के बारे में बताएं तो सोर यानी कि जो पिथौरागढ़ है, आज का जो पिथौरागढ़ है सोर घाटी में बसा है, और पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम पूछेगा तो सोर है। तो सोर से इन मल शासकों का सबसे प्राचीनतम ताम्रपत्र कब का प्राप्त हुआ है? तो 1337 ईस्वी का इनका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। सीरा से मलों का प्राचीनतम ताम्रपत्र 1353 ईस्वी का प्राप्त हुआ है, और सोर से मलों का प्राचीनतम ताम्रपत्र 1337 ईस्वी का प्राप्त हुआ है। तो दोनों पॉइंट याद रखने हैं। देखिए फ्रेंड, जो भारती चंद का एक साहसी पुत्र हुआ है, एक वीरवान या
योद्धा पुत्र हुआ है उसका नाम था रतनचंद। इस रतनचंद की सहायता से इसने सोर यानी कि पिथौरागढ़, सीरा यानी कि डीडीहाट, थल यानी कि जो पिथौरागढ़ में एक जगह है, तो इन क्षेत्रों पर इसने अधिकार किया था। ये भी याद रखना है, सोर, सीरा और थल को किसकी सहायता से भारती चंद ने विजित किया है? तो अपने पुत्र रतनचंद की सहायता से इन क्षेत्रों को यहाँ पर जीता है। देखिए फ्रेंड, सीरा को जीतने के बाद सबसे पहले जो भारती चंद है वो क्या करेगा, यहाँ अपना एक सामंत राजा नियुक्त करेगा। सामंत राजा हमने पहले की क्लास में बताया है क्या होता है, जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ का सामंत किसे नियुक्त करता है? तो डुंगरा बसेड़ा को यहाँ पर सामंत नियुक्त करता है। इसी के साथ साथ एक ताम्रपत्र हमें प्राप्त होता है जहाँ से हमें जानकारी मिलती है भारती चंद के बारे में। तो वो कौन सा ताम्रपत्र है? तो हुड़ैती ताम्रपत्र। तो ये भी आपको याद रखना है, हुड़ैती ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो कुमाऊं के चंद शासक भारती चंद से इसका संबंध है। अब हम इसमें पढ़ेंगे इसका पुत्र रतनचंद, जिसने 1477 से लेकर 88 तक यहाँ पर शासन किया है। देखिए फ्रेंड, ये रतनचंद भारती चंद का एक वीरवान पुत्र हुआ है और इसका एक ताम्रपत्र हमें और प्राप्त होता है, खेती खान ताम्रपत्र। तो खेती खान ताम्रपत्र के अनुसार भारती चंद का एक और पुत्र है जिसका नाम है सुजान कुंवर। तो ये भी याद रखना है, खेती खान ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो भारती चंद के पुत्र सुजान कुंवर से है। इसी के साथ साथ हमें दो ताम्रपत्र और मिलते हैं, लोहाघाट एवं हुड़ैती ताम्रपत्र। हुड़ैती ताम्रपत्र जैसे हमने बताया है भारती चंद का है, लोहाघाट भी भारती चंद का है। इसमें भारती चंद के पुत्र रतनचंद का भी नाम मिलता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, लोहाघाट और हुड़ैती ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो भारती चंद के पुत्र रतनचंद से संबंधित है। यहाँ इन दोनों का नाम मिलता है, तो ये पॉइंट याद रखना है। देखिए बहन, जो रतनचंद था जैसे हमने बताया अपने पिता की भांति एक महान योद्धा था, जिसने सीरा, सोर, जुमला और बाजंग आदि जो स्थान थे तो इनकी विजय में अपने पिता का साथ दिया था। अब रतनचंद के बाद हम पढ़ेंगे कीर्तिचंद या किराती चंद। देखिए बहन, जो कीर्तिचंद है इसका अन्य नाम हमें किराती चंद भी मिलता है, जिसका टाइम पीरियड 1488 से लेकर 1506 ईस्वी तक यहाँ पर होता है। देखिए फ्रेंड, कीर्तिचंद के बारे में आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो ये पहला चंद नरेश था जिसने गढ़वाल के शासक अजयपाल पर आक्रमण किया था और उसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया था। तो पहला चंद शासक जिसने गढ़वाल जीता है तो वो कौन था? किराती चंद या कीर्तिचंद था। दूसरा, कौन सा गढ़वाल नरेश इसका समकालीन था? तो अजयपाल इसका समकालीन शासक यहाँ पर हुआ करता था। तीसरा जो पॉइंट है, पहला चंद शासक जो गढ़वाल के नरेशों से हारा था, तो बाद में अजयपाल क्या करता है, पुनः इस पर आक्रमण करता है, तो कीर्तिचंद को यहाँ पर परास्त करता है और अपना जो जीता हुआ क्षेत्र है उसको वापस पा लेता है और कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करता है। बाद में जो कीर्तिचंद और अजयपाल है ये गढ़वाल और कुमाऊं को लेकर एक सीमा निर्धारित करते हैं, जो सीमा होती है पश्चिमी रामगंगा नदी। तो आपको याद रखना है, पश्चिमी रामगंगा नदी को किसने गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा निर्धारित किया था? तो वो कीर्तिचंद और अजयपाल ने यहाँ पर निर्धारित किया था। तो 1506 ईस्वी में इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।